हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने भी कई मेंस दिए, लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे किसी ने नहीं बताई। काश मुझे भी किसी ने बताई होती कि हिंदी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है और सबसे पहले आप सबको पीसीएस मुख्य परीक्षा देने के लिए बधाई। मेरी प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों ने क्वालिफाई की है, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप इससे पहले मैं शुरू करूं, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बता दीजिए जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि आप में कितने लोगों ने पहली बार क्वालिफाई किया है, प्री वेरी फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। और बाकी लोग जो एक से अधिक बार दे चुके हैं, पहले आपने पहले दिया है कितने बार? 4 बार दिया है। ओके, आपने? ओके, आपने मतलब मेंस पहली बार 2-3 बार दे चुके हैं कुछ लोग पहली बार देंगे, है ना। मेंस के लिए आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बताएं कि इसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। मैंने भी कई मेंस दिए, लेकिन जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे किसी ने नहीं बताई। काश मुझे भी किसी ने बताई होती कि हिंदी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। हम लोग हिंदी को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हिंदी पर केवल जब प्री क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद ध्यान देते हैं, है ना। और कमाल की बात यह है, आज मैं जब आपको लिखाऊंगा उसके बाद आप देखिए जितनी भी किताबें मार्केट में, किसी में सरकारी पत्र का नमूना सही नहीं दिया है। क्या कारण है? लिखने वाले कौन है? और इतने सालों से लिखी जा रही किताबें। जब मैं पढ़ता था 96 में पहला मेंस दिया था पीसीएस का, तब से लेकर आज भी वही किताबें हैं और सब कुछ वही है और कहीं भी फॉर्मेट एग्जैक्ट सही नहीं है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने हमारी बात को गंभीरता से लिया, आपने 4 बार दिया, इस बार दे के देखिए और हिंदी में अपना नंबर का इम्प्रूवमेंट देखिए। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको ये सीधा ऊपर वाली रैंक में पहुंचाती है। एसडीएम या डिप्टी एसपी वाली रैंक में पहुंचा देती है। बाकी तैयारी सब बच्चे कर रहे होंगे, ऑल इंडिया कंपटीशन है, लगभग सब बच्चे बैठते हैं इसमें लाखों की संख्या में। अब तो मेंस आ गया तो इसमें करीब 15,000 लोग बैठ रहे हैं और सब अपनी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन जिसने हिंदी पर फोकस किया, क्योंकि जनरल स्टडी सब बराबर पढ़ेंगे, इसमें आप अंतर कर ले जाएंगे और बहुत काफ़ी अंतर हो जाएगा उनमें और आप में। तो और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र आपने समझ लिया, क्योंकि बाकी सब जो है वो भी सरकारी पत्र के ही फॉर्मेट हैं, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र हो, सर्कुलर हो, अधिसूचना हो। उनका जो पंक्चुएशन है और जो लिखने का तरीका है, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, बस इतनी सी बात जाननी। बहुत आसान है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से समझ लीजिए। और कुछ चीजें जो शब्द अलग से लिख देंगे आप, वो कहीं किसी किताब में दिए ही नहीं है, बस उनको आपको लिख देना हाईलाइट करके। आप देखिए नंबर अपने आप बरसने लगेगा। हिंदी, एक चीज आपको और बता दें बहुत महत्वपूर्ण, कि पंक्चुएशन का बहुत महत्व है आपके उसमें। नंबर कैसे मिलते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था इस पर, कुछ लोगों ने शायद देखा होगा कि आपको नंबर मिलते कैसे हैं मेंस में। किसी को आप देखते हैं 80-85% मिल जाते हैं और किसी को 20-25% नंबर मिलते हैं, बाकी लोगों को 45-50 एवरेज नंबर मिलते हैं। तो एग्जामिनर कुछ कॉपियां उसमें से निकालता है मॉडल के रूप में, जो उनके सामने चेक करने के लिए आती हैं। और अगर उन कॉपियों में जो आपने लिखा है कंटेंट भी अच्छा है, राइटिंग भी सुंदर है, क्योंकि एग्जामिनर जनरली एज्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, चश्मा वश्मा पहन के आपकी कॉपी चेक करते हैं। कॉपी सुंदर लिखी गई है, राइटिंग साफ साफ है, और आपने अगर उसमें पंक्चुएशन और कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि मेंस की कॉपी चेक होते समय एक गाइडलाइन दी जाती है कि इस अनुपात में आपको चेक करनी है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर
कोई थ्योरी पूछी है तो उसमें पर्टिकुलर शब्द किसकी आलोचना उसने डाली है कि नहीं डाली बच्चे, ये गाइडलाइन दी जाती है एग्जामिनर को। और अगर आपने उससे मैच कर गया तो पूरे नंबर देता है एग्जाम, 80-85 दिल खोल के नंबर देते हैं। लेकिन आपने राइटिंग बहुत सुंदर है और उसमें लिखा कुछ नहीं तो 20-25% पे आ जाएंगे। और वो कॉपियाँ जो एवरेज जिन्हें पढ़ा ही नहीं गया, एवरेज मार्किंग करती है, वो 40-45। तो आपको अपनी कॉपी में कंटेंट भी अच्छा रखना है, पंक्चुएशन, पहले पेज पे रेड कलम ना चले एग्जामिनर के, बस इतना ध्यान रखिए। वो वहीं पे रेड कलम रखते हैं जहां पे उन देखते हैं हाँ यहाँ पे बच्चे ने गलती कर दी, वो रेड, जितने गोले रेड कलर से आ जाएंगे आपकी कॉपी में वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो सरकारी पत्र जो वो पत्र होता है, अभी हम लिखा दे, थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दें, अभी मैं लिखाऊंगा एक एक करके। ये वो पत्र होते हैं जो सरकारी विभाग द्वारा, अभी आप लिखिए मत, हम उसकी भाषा लिखाते हैं, बस थोड़ा सा बता दें आपको कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को, एक मंत्रालय द्वारा दूसरे मंत्रालय को, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को, ये जो पत्र लिखे जाते हैं जिनमें सरकार की किसी नीति निर्माण प्रक्रिया, संशोधन, इनका जिक्र होता है, वो पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, इनका जो लिखने का तरीका होता है वो फिक्स होता है। अब आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप। सरकारी पत्र ऐसे पत्रों को कहा जाता है सरकारी पत्र ऐसे पत्रों को कहा जाता है जो एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को, एक सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय को, कॉमा, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को, या एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को भेजे जाते हैं। इनमें सरकार की ही किसी नीति, निर्माण, निर्णय, समस्या निदान, आदि का उल्लेख किया जाता है। फुल स्टॉप। ये पत्र शासन प्रशासन के क्षेत्र में, शासन हाइफन लगा देना बीच में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में प्रशासनिक प्रयोजन से जारी किए जाते हैं। जारी किए जाने वाले आदेशों, निर्देशों अथवा सूचनाओं के प्रसारण या संप्रेषण के लिखित माध्यम होते हैं। लिखित माध्यम होते हैं। सरकारी पत्रों का एक निश्चित प्रारूप और शैली होती है। निश्चित प्रारूप और शैली होती है। सरकारी पत्र, पैराग्राफ चेंज करके, सरकारी पत्र किसी भी विषय पर हो सकते हैं। यह अपने समकक्ष, कौमा, अपने से उच्च या अपने से निम्न अधिकारियों को
संबोधित किए जाते हैं, यानी अपने बराबर वालों को, अपने से ऊंचे अधिकारियों को अपने से नीचे प्रेषित किए जाते हैं। महत्व, ये लाइन जरूर लिखिएगा आप, महत्व। महत्व क्या है इनका? सरकारी पत्र या सरकारी पत्र शासकीय दृष्टि से लिखित दस्तावेज होते हैं, यानी एक बार जो चीज लिख गई वो रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, उससे कोई काट नहीं सकता। लिखित दस्तावेज होते हैं, ये कानूनी दृष्टि से साक्ष्य और प्रमाण माने जाते हैं तथा न्यायिक दृष्टि से भी इनका निर्णायक महत्व होता है। अगर कोर्ट में कोई मामला जाता है और आप वो डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो उसको 100% सही मान के जजमेंट दिया जाता है। जो एक बार रिटन आ गया वो फैक्ट है और वो प्रूफ है, ठीक है। ये तो इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब इसकी विशेषताएं, सरकारी पत्र की विशेषताएं। परीक्षा में आप ये देखिए पूछा किस तरीके से गया, कितने नंबर का पूछा। अगर फुल क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरी विशेषताएं लिखनी, नहीं शॉर्ट में 2-4 तो जरूर लिख देना आप विशेषताएं। हमने यहाँ थोड़ा 7-8 विशेषताएं दी हैं। पहला है सरकारी पत्रों की विषय वस्तु तथ्यपरक, सुसंगत, स्पष्ट और पूर्णतः शुद्ध होती है। इन पत्रों में नपे तुले शब्दों या संक्षिप्त एवं संतुलित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, ये औपचारिक होते हैं, अर्थात इनमें व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार के पत्रों में सरकार की किसी नीति, निर्णय, समस्या या निर्देशों आदि का उल्लेख होता है। पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट, इस प्रकार के पत्रों का सरकारी कामकाज में सरकारी विभागों या कार्यालयों द्वारा पत्राचार के लिए सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इनका एक निश्चित प्रारूप एवं भाषा शैली होती है। ऐसे पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, यानी व्यक्तिगत नाम ना लेके पद नाम से बोले जाते हैं, इसलिए उसको अन्य पुरुष कहते हैं। आठवां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ये वाला जनरली किताबों में बाकी चीजें तो मिल जाती हैं, ये वाला कम मिलेगा आपको। आठवां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक ही पॉइंट लिखना हो तो आप ये वाला जरूर लिख देना, लास्ट वाला। ऐसे पत्रों में एक सूचना या निर्देश, यानी एक निर्देश एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। आपको अगर क्लियर दिख रहा है, नहीं तो आप आगे वाली सीट पे आ जाइए, दिख रहा है। ऐसे पत्रों में एक सूचना या निर्देश एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है तथा प्रथम पैराग्राफ को कोई संख्या या नंबर नहीं दिया जाता। इसके पश्चात यदि दूसरी, तीसरी, चौथी सूचना या निर्देश प्रेषित करना हो तो क्रमशः पैराग्राफ संख्या 2 से शुरू होता है, 2, 3, 4 इस तरीके से दिया जाता है। यानी एक बात एक पैराग्राफ में, फिर सेकंड पैराग्राफ, उस पर नंबर 2 दिया जाएगा, फिर 3, फिर 4। पहला नंबर नहीं होता है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहला नंबर नहीं होता है। यहां तक क्लियर? हाँ,
पहला नंबर नहीं, सीधा 2 से शुरू होता है। इसकी एक शैली, एक फॉर्मेट है। पहली बात स्टार्ट हो ही गई। और इसमें एक चीज और है, एक पॉइंट छूट गया है शायद, एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। वैसे आगे हमने उसमें लिखा होगा कि इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये पत्र सरकारी पत्र है कि नहीं। पहचानेंगे कैसे? ये चीजें तो बहुत सारे पत्रों में मिलेंगी आपको। सरकारी पत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि उस पर जहाँ जो निर्देश शुरू होता है, जैसे पहले उन्होंने भूमिका बनाई पहले पैराग्राफ में, संदर्भ दिया, कोई बात, लेकिन जब आपसे कोई बात कही जा रही, वो पहली बात क्या है, उसका पहला शब्द होगा मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, ये अगर लाइन नहीं लिखी है तो वो सरकारी पत्र नहीं है। मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है, तो आप ये विशेषता में लिख सकते हैं कि इसकी जो मुख्य टैग लाइन है, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश, ऑब्लिक निर्देश कर देना, मुझे आप, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है। हर सरकारी पत्र में आपको ये लाइन मिलेगी। और जो आपसे सरकारी पत्र का फॉर्मेट पूछा जाएगा, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपको नंबर कट जाएगा 100%। इनमें से कोई विशेषता आप मिस कर देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने 8वां पॉइंट लिख दिया और ये जो लास्ट वाली लाइन हमने बताई वो लिख दी तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि समय कम रहता है, कई बार उसका एक केवल ये पूछते हैं कि बच्चा जानता है कि नहीं जानता है। मेन बात, कहानी तो सबको पता है। अब आप, ये क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो है नहीं? ओके। शासकीय या सरकारी पत्र की संरचना, हेडिंग डालिए। लेटर को एकदम सजा के प्लेट में रख देना है एग्जामिनर के सामने, देखें नंबर कहां से काटेगा, पूरे फुल नंबर मिलेंगे। एसडीएम आपको बनना है तो ये करना पड़ेगा। सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा नीचे किसी पायदान पर। और एक चीज और बता दें, आप लोग बहुत लकी हैं कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि 809 950 से ऊपर वैकेंसी, 4 गुना वैकेंसी है। हो सकता है आप जब इंटरव्यू देने जाए तब तक और बढ़ जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जब हम दिया करते थे, पहला जब मैंने मेंस दिया था 96 में, तो सिर्फ 90 वैकेंसी थी और मेरा सोशियोलॉजी से प्री निकला, तो लोग मुझे बधाई देने आए कि अच्छे अच्छे लोग बाहर हैं, इस बार निकाल लीजिए। लेकिन उस समय सही गाइडेंस नहीं थी। प्री में कोई सब्जेक्ट था, मेंस में दूसरे सब्जेक्ट थे, पब्लिक एड, एंथ्रोपोलॉजी, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। यानी प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से मेंस हाथ से निकल गया। फिर मार्कशीट नहीं मिलती थी, नंबर नहीं पता चलते थे किस में कहाँ है। तो अब ये चीज़ें हैं आपके सामने, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले ये सब नहीं था। सरकारी पत्र की संरचना जनरली किताबों में दिया होगा, ये कई सारे हैं, लेकिन जो हमने जो बनाया है इसके 7 पॉइंट बनाए हैं और इसको आपको समझ लेना है, समझते हुए लिखना है। पहला, सबसे पहला होता है पत्रांक। जनरली होता क्या है कि हम लोग पढ़ते तो हैं, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं, लोग सब देखते हैं घुमा घुमा के, है ना, और उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। किताबों में सही फॉर्मेट दिया नहीं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि क्या चीज़ है वास्तव में, क्योंकि पत्रांक क्यों लिखा जाता है, लेटर का वो एक नंबर होता है जिससे कभी भी भविष्य में लेटर सर्च किया जाता है, या रिमाइंडर देना हो तो उस लेटर का संदर्भ दिया जाएगा, फलाना पत्रांक दिनांक के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, तो इसलिए पत्रांक जरूरी होता है। सबसे पहला पत्रांक, यहीं से पत्र शुरू होता है। ठीक है, पत्रांक एक नंबर होता है, स्पेसिफिक नंबर, वो विभाग के अकॉर्डिंग होता है। तो पहला हो गया पत्रांक, दूसरा हो गया संबोधन। संबोधन का मतलब है प्रेषक और प्रेषित, जिसको भेजा जाता है, जो भेज रहा है। तीसरा हो गया विषय, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में पत्र
जारी किया जाता है। उसके बाद आता है मुख्य भाग, इसमें प्रसंग, भूमिका, तथ्य, कारणों का उल्लेख होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है निर्देश या निष्कर्ष। यहीं पे लिखा जाता है मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है। फिर पत्र का समापन, भवदी, अभी फॉर्मेट में बताएं, क्लियर हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली लाइन है ये किसी किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगी लिखी हुई। चलिए, हमने जो किताबें देखी उनमें नहीं है, आपके पास कोई हो, प्रस्थांकन और प्रतिलिपि, इसमें आज्ञा से। इसका क्या मतलब आज्ञा से? यहां तक क्लियर? अब आप देखिए, थोड़ा इसे समझ लीजिए कि जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले आता है पत्रांक संख्या। संख्या ऑब्लिक वो एक सिंबल्स होते हैं जिससे, जैसे लेखा विभाग ने लिखा होगा तो पत्रांक ऑब्लिक लेखा ऑब्लिक, जैसे माध्यमिक शिक्षा का है तो माँ पॉइंट बना के फिर 435 डैश। अब जितने लोगों को प्रतिलिपि भेजी जाएगी, मान ली 6 लोगों को भेजी जाएगी, तो 6 तो लोग हो गए वो जिन्हें लेटर भेजा जा रहा है, और 7वां वो हो गया जिनको पहला लेटर संबोधित हुआ ऊपर, मेन व्यक्ति। तो 7 नंबर दिए जाएंगे, 1 to 7। पत्रांक संख्या 01 to 07 ऑब्लिक 2025-26 ऑब्लिक एक और उनका कोई नंबर, कोड वर्ड, और फिर आगे दिनांक। ये हो गया पत्रांक पहली चीज। फिर आता है संबोधन, प्रेषक कौन है जो भेजने वाला है। शुरू में ही दोनों के नाम होते हैं ऊपर ही, प्रेषक, उसका नाम, पदनाम और पता, ठीक। फिर सेवा में, यानी प्रेषित जिसको भेजा जा रहा है, सेवा में नाम, पदनाम और पता। अब यहाँ जब प्रेषक लिखते हैं उसके बाद कॉमा, इसको थोड़ा सा हमने और इसको डिटेल किया है। अगला पेज कैसे आएगा? विशेष ध्यान देने योग्य बातें। इनको थोड़ा सा समझ लीजिए, लिखना चाहे लिखिए। वैसे हम पीडीएफ भी आप लोगों को दे देंगे, जिससे आपको कहीं लिखने में छूट जाए तो आराम से लिख लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन बातों पे अगर आपने ध्यान रख लिया तो 100% नंबर मिलेगा। यही मेन इसका भाव है। सरकारी पत्र की शुरुआत में पत्र के दाएं और ऊपर क्रमांक संख्या अंकित की जाती है। मतलब जैसे ये है, अभी हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, उसके साइड में ऊपर पत्रांक संख्या सबसे पहले, उसके नीचे बाएं प्रेषक का नाम लिखकर कॉमा लगाया जाता है। उसके नीचे एक पंक्ति छोड़कर, स्थान छोड़कर थोड़ा दाहिने हटकर प्रेषक का नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर कॉमा लगाया जाता है। अगली पंक्ति में उसका पद नाम लिखकर कॉमा लगाया जाता है। फिर अगली पंक्ति में पता लिखकर पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये पता शब्द है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर ठीक प्रेषक की सीध में नीचे सेवा में लिखकर कॉमा लगाकर अगली पंक्ति में थोड़ा सा आगे प्रेषिती का नाम, पदनाम और पता लिखा जाता है। उसके बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी जहां प्रेषक लिखेंगे वहां कॉमा, नाम, कॉमा, पदनाम, कॉमा, 3 जगह कॉमा आएगा। और फिर लास्ट लाइन में पता, उत्तर प्रदेश लखनऊ जो भी है सरकार, वो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। नहीं नहीं, नाम आएगा। इसके बाद प्रेषक की सेवा में लिखकर कॉमा लगाकर अगली पंक्ति में थोड़ा दाहिने हटकर
प्रेषित पत्र प्राप्त करने वाला का पद नाम लिखकर कॉमा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये गलती होगी, यहाँ पे नाम भी आएगा भाई। नाम पदनाम लिखकर कोमा लगाकर अगली पंक्ति में पता लिखकर पूर्ण विराम लगाया जाता है। एक सेकंड, नाम नहीं आएगा, प्रेषिती का नाम नहीं लिखा जाता, सिर्फ पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, ये इसीलिए बोल्ड कर दिया है इसको। इधर अब ध्यान देने की बात ये हो गया कि प्रेषिती का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पदनाम लिखा जाएगा। अगली पंक्ति में प्रेषक व प्रेषिती की सीध में ठीक नीचे विभाग या अनुभाग का नाम। अब यहाँ पर इन दोनों खत्म हो गए, फिर विभाग का नाम आ जाएगा, उसके बाद विषय लिखेंगे पूरा, विषय के बाद फुल स्टॉप, और फिर पत्र शुरू होगा महोदय। महोदय के बाद कॉमा लगाएंगे, एक लाइन हटके नीचे थोड़ा सा आगे, जहाँ महोदय खत्म हो रहा है उसके थोड़ा सा आगे महोदय लिखकर कॉमा लगाया जाता है। अगली पंक्ति में थोड़ा दाएं हटकर पत्र की शुरुआत की जाती है। मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है। यह शब्दावली सरकारी पत्र की विशेष पहचान है। यदि निर्देश प्रथम पैराग्राफ में समाप्त हो जाता है तो इसके आगे कोई नंबर या संख्या अंकित नहीं की जाती है। यानी एक पैराग्राफ में अगर खत्म है निर्देश, छोटा है, कोई संख्या नहीं, और यदि कई पैराग्राफ में है तो उनके आगे नंबर दे दिया जाता है। अंत में पत्र के दाएं तरफ भवदी लिखकर प्रेषक के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता अंकित किया जाता है। इसके बाद नहीं, सिग्नेचर भी तो होगा, अधिकारी की सिग्नेचर नहीं हुआ तो लेटर क्या फायदा। हाँ हाँ, नाम ब्रैकेट में, नाम बहुत जरूरी है, और पदनाम उसके नीचे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ओरिजिनल फॉर्मेट, बिल्कुल ओरिजिनल पत्र दिखाऊंगा, जिससे आपको भरोसा हो जाए कि बात जो कही गई वो सही है कि नहीं। ठीक है, अंत में प्रतिलिपि। अब यहाँ जैसे पत्र के साथ कुछ पुराने पत्र अटैच करके संदर्भ देना होता है तो संलग्नक होते हैं, है ना। तो संलग्नक 1 2 3 जो भी है, यानी फलाने पत्र की प्रति संलग्न करके प्रेषित की जा रही है तो संलग्नक आएगा 1 2। जनरली आपकी जो किताबें हैं मार्केट में कहीं संलग्नक नहीं लिखते हैं वो, और अगर आप संलग्नक भी लिख दें, भले ही एक लाइन लगेगा, तो आप अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये तो खुद आप जानते हैं कि आपका पत्र कितना अच्छा हो रहा है। फिर प्रतिलिपि। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ से प्रतिलिपि शुरू हो रही है उसके ठीक ऊपर पृष्ठांकन संख्या लिखी जाती है। तो जो पत्रांक संख्या होती है उसी को पृष्ठांकन संख्या भी कहते हैं। पृष्ठांकन संख्या प्रतिलिपियों के ऊपर डाली जाती है, जिन जिनको हम प्रतिलिपि, मेन व्यक्ति को जैसे उसके ऊपर तो पत्रांक पड़ेगा, और जो हम प्रतिलिपि भेजते हैं उन पर पृष्ठांकन संख्या होती है। संख्या वही होती है जो ऊपर है, और वहां लिख दिया जाता है तद दिनांक, यानी दिनांक वही जो ऊपर है। कहीं कहीं लिखा था दिनांक वही या तद दिनांक, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली दिनांक, डेट डालने की जरूरत नहीं होती वहां पे। तो वो नंबर प्रतिलिपि पे आ जाता है। डिफरेंस कुछ नहीं होता। निदेश, दोनों ही शब्द प्रचलित, दोनों। निदेश जनरली आता है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश होता है कि एग्जैक्ट, निर्देश का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन हुआ है, और निर्देश क्या है कि जब डायरेक्शन है क्या एक्चुअल में। जैसे आपको निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसा करें, लेकिन मुझे ये कहने का निर्देश हुआ, यानी किसी की तरफ से हम कह रहे हैं आपसे, तो कोई और कहलवाता है, कहता कोई और है, इसलिए निर्देश शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको इसकी हायरार्की पता है सचिवालय की क्या होती है। जैसे सबसे पहले होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, उसके बाद होता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो विशेष सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं। हर विभाग, हर मंत्रालय का एक प्रमुख सचिव जिसे कहते हैं,
इंग्लिश में प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्रमुख सचिव कहते हैं। ये भी जानना जरूरी है। प्रमुख सचिव के बाद आता है सचिव, सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के बाद आता है विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी। ये आप लिख लीजिए, आप ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि आपने वहाँ जल्दी जल्दी में फॉर्मेट बनाया और साइन किसका करना चाहिए आपने कर दिया किसी और का, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर अपर सचिव लिखा, नीचे सचिव के साइन कर दिए किसी और, कौन कहाँ साइन करेगा ये भी माने रखता है। तो सबसे पहले हायरार्की जो है सचिवालय की, इसमें सबसे पहले आता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, फिर नंबर 2 पे अपर मुख्य सचिव, जैसे जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी होते हैं ना एडीएम, इस तरीके से अपर मुख्य सचिव होता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। फिर होता है प्रमुख सचिव, ये हर एक विभाग मंत्रालय में एक अलग प्रमुख, जैसे हर विभाग, शिक्षा विभाग का अलग प्रमुख सचिव है, आबकारी विभाग का अलग है, पंचायती राज का अलग प्रमुख सचिव है, सबका अलग अलग प्रमुख सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। फिर आता है सेक्रेटरी, उसके बाद आता है विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी। फिर आता है अपर सचिव ऑब्लिक संयुक्त सचिव, ये दोनों एक ही उस पे हैं, एक ही इनका लेवल है, एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी। ऊपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, यहां पे एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी है, ठीक है। फिर आता है उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, और सबसे लास्ट में आता है अवर सचिव, जिसको कहते हैं अंडर सेक्रेटरी। तो जब ये पत्र जारी किए जाते हैं, बहुत सारे पत्र सर्कुलर होते हैं कई सारे, तो जनरली अंडर सेक्रेटरी के साइन नीचे होते हैं प्रतिलिपि पे। जैसे पत्र जारी किया गया विशेष सचिव की तरफ से या मुख्य सचिव की तरफ से, तो नीचे साइन उनसे जूनियर अधिकारी कर देता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अधिकारी के पास कि सारी प्रतिलिपि में बैठ के सिग्नेचर करे, तो वो इस अधिकारी का काम है, सबसे नीचे वाला होता है, फाइलों पे साइन, फाइलों पे इन सब के लिए ये अधिकारी होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना, हायरार्की में पत्र ऊपर साइन किसी और के होंगे, नीचे उससे जूनियर अधिकारी, या तो वही अधिकारी साइन करेगा अगर बहुत स्पेशल लेटर है, या उससे नीचे रैंक का अधिकारी साइन करेगा। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। अनुसचिव, उप सचिव, अंडर से इंग्लिश देखना, अंडर सेक्रेटरी होगा, अवर सचिव को ही अनुसचिव कहते होंगे, क्योंकि सबसे नीचे अंडर सेक्रेटरी होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलिपि समाप्त होने के बाद अगली पंक्ति में दाईं तरफ आज्ञा से लिखकर प्रेषक के स्थान पर उसकी आज्ञा से उसके जूनियर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं तथा अपना नाम, कौमा, पदनाम और पता लिखा जाता है। प्रतिलिपि के ठीक ऊपर पृष्ठांकन संख्या अंकित की जाती है, तद दिनांक अंकित किया जाता है। इसकी कई प्रतियां बनाई जाती हैं, एक प्रति ऑफिस कॉपी। अभी जो ऑफिस कॉपी, जब प्रतिलिपि, वहां पर कहीं कहीं गाइड फाइल लिखा देखा होगा आपने, गार्ड फाइल, ठीक है। तो गार्ड फाइल में मतलब प्रतिलिपि में लिख दिया जाता है किन किन को भेजी जा रही है, एक गार्ड फाइल में जाती है। गार्ड फाइल क्या होती है? ऑफिस कॉपी कलेक्ट करने का एक फाइल होती है, उसको गार्ड फाइल कर, जितने भी सरकारी लेटर जारी होते हैं उसकी एक प्रति उस गार्ड फाइल में जरूर चस्पा की जाएगी, हमेशा रिकॉर्ड में रहेगी, ऑन रिकॉर्ड। तो जब आप प्रतिलिपि लिखें किसको किसको, अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है तो एक प्रतिलिपि गार्ड फाइल, ये अच्छा माना जाएगा, बाकी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये आपके उसके ऊपर है, आप कितने कॉन्शियस हैं, आपको कितना फॉर्मेट पता है कार्यालय का। ऑफिस उसी पे दोनों तरफ ही होते हैं, ये हमने कहीं लिखा होगा। ऑफिस कॉपी होती है जिस पर भेजने वाले अधिकारी के दोनों तरफ हस्ताक्षर होते हैं। दोनों तरफ का क्या मतलब होता है? जैसे लेटर भेजा गया तो लेटर जहां समाप्त हुआ वहां उसका भवदी, जहां पर पृष्ठांकन वो होता है, क्या नाम, अटैचमेंट लगे होते हैं, वह भवदी, लेटर खत्म हुआ, भवदी, नाम, पदनाम, एक तो वहां हो गया,
तो जिस अधिकारी को भेजे जाएंगे आप नीचे साइन करेंगे। फिर प्रतिलिपि आती कई सारी, फिर उसके नीचे भी वही फॉर्मेट होता है साइन का, है ना। तो अधिकारी जो ऑफिस कॉपी होती है ऊपर भी साइन होंगे नीचे भी साइन होंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट कॉपी में जिस अधिकारी को भेजा गया केवल ऊपर साइन होंगे, नीचे डैश कर दिया जाएगा, और प्रतिलिपि में साइन होंगे तो ऊपर डैश कर दिया जाएगा। ठीक, अभी आपको दिखाते हैं। तो ये इसका एक फॉर्मेट हो गया, इसको कहते हैं कि निर्धारित प्रारूप होता है इसका। अब आइए, ये है इसका एक नमूना। सरकारी पत्र का नमूना एकदम परफेक्ट है। आप देखिए किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिएगा आप जाके। पत्र संख्या, पत्रांक संख्या यहाँ पे आ गई, प्रेषक नाम, पदनाम, यहाँ देखिए कॉमा है, यहाँ यहाँ यहाँ, और उसके बाद पता, फिर एक लाइन हटके पदनाम पता, यहाँ पर उनका नाम नहीं है। ओके, इसके ठीक नीचे अब आप एक चीज और देखिए, जब आप फॉर्मेट आपसे कहा जाएगा एक फॉर्मेट बना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सब एक लाइन में होनी चाहिए। हाँ, कई बार सेवा में थोड़ा आगे निकल जाता है, विषय इधर आ जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ये आपको एक लाइन में रखने हैं। प्रेषक सेवा में, पदनाम पता, विभाग अनुभाग का नाम इसके नीचे आ जाता है विषय के ठीक ऊपर, और उसके ठीक सामने स्थान और दिनांक। पत्रांक यहाँ पर है ना, हाँ यहाँ भी एक संख्या पड़ी रहती है विभाग के नाम के साथ, यहाँ भी एक संख्या रहती है, तो ये तो मेन संख्या हो गई, ये स्पेशल विभाग के लिए कॉपी बन जाएगी तो संख्या होती है। अभी हम दिखाते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपका विषय आता है, फिर महोदय, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हो, ये एग्जैक्ट लाइन कहीं ना कहीं लिखी होगी इस पत्र में, जरूरी नहीं है इस शुरुआत इससे हो, क्योंकि कई बार ऐसी शुरुआत होती है कि महोदय पुराने लेटर का संदर्भ देना हो, आप फलाने दिनांक का पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें ये निर्देश दिए गए थे, उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है ये वो भूमिका, अतः मुझे आपसे कहने का निर्देश हुआ। पत्र डिपेंड करेगा किससे लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, उसकी किस विभाग के द्वारा है, किस जरूरत के हिसाब से लिखा गया है। तो जो संलग्नक आएगा यहाँ पर भवदी, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, फिर आएगी पृष्ठांकन संख्या यहाँ। अब ये चीज क्या है पृष्ठांकन संख्या, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है, बिल्कुल डोंट वरी, सबको इनके नंबर ले लेना, इनको सबको पीडीएफ दे देना ये वाली, है ना। उद्देश्य ये है कि आपके नंबर अच्छे आए हैं, ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं नहीं, आपको नहीं, तो आपको समझाने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देना है। पृष्ठांकन संख्या, अब ये संख्या जो होती है यहां पर पड़ी होती है, जो संख्या जनरली इस जगह, ये वाली संख्या, ये संख्या यहां पे आती है, जो मेन लेटर है उसमें यहां ऊपर संख्या रहेगी, वो प्रतिलिपि में यहां पे लिखी रहेगी, और यहीं पे नीचे हस्ताक्षर होंगे, आज्ञा से अंडर सेक्रेटरी, इनसे जूनियर अधिकारी यहाँ पे साइन करेगा इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर डैश कर दिया जाएगा इस तरीके से, और जब ऊपर साइन होंगे तो यहाँ डैश कर दिया जाएगा, और ऑफिस कॉपी पे दोनों जगह सिग्नेचर होंगे, ठीक है। यानी इस अधिकारी को भेजी गई है तो जो ऑफिस कॉपी रिकॉर्ड में है उसमें दोनों जगह सिग्नेचर इनकी आज्ञा से भेजी गई है, अदरवाइज हाँ नहीं, आप मतलब आप बना रहे मतलब कैसे,
आप परीक्षा में आप ऐसे ही फॉर्मेट बना के देंगे, आपको कोई कहीं साइन थोड़ी करने हैं। नहीं, आप फॉर्मेट ऐसे बना के देंगे, यहाँ आज्ञा से लिखा जाएगा। हाँ, आपको एग्जैक्ट यही फॉर्मेट देना है, ये ऐसा होता है। आप तो अधिकारी बता रहे हैं ना, प्रारूप क्या है, प्रारूप ही है, आपको कहीं कुछ नहीं लिखना है। हाँ, आपसे एक नमूना पूछा गया, नमूना आपने ये बता दिया। कई जगह नाम की जगह लोग काखा गा लिख देते हैं, कुछ नहीं, डैश करके नाम डैश डैश डैश, काका गा लिखना चाहो या डैश डैश कर दो, एक ही बात है। काका गा लिखने का कोई मतलब नहीं, फिर हर जगह काका गा लिखा जाएगा, पदनाम भी काका गा, पता भी काका गा। हाँ, डैश करके आप ये लिख दीजिए ऐसे, हस्ताक्षर नाम पदनाम कुछ लिखा ही नहीं है। हमारी जगह छुट्टी हुई है ना। कॉमा का ध्यान आप रखेंगे, आप 100, देखिए ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, ये जनरली नहीं है किताबों में, और किताबों में जो फॉर्मेट दिया उसका इधर उधर बिखरा हुआ है। आप मिला लीजिए जितनी किताबें आपने पढ़ी हो, है ना भाई। हाँ, और भी प्रारूप हैं। विकास, एक फोन आ रहा है, इनसे कह देना क्लास में है जरा। और प्रारूप से मतलब, हाँ उन पे बात होगी, अभी केवल प्योर सरकारी पत्र पे बात हो रही है। कह रहे क्लास में, क्लास के बाद वो बात कर लेंगे आप। अर्ध सरकारी पत्र है या सर्कुलर है, हाँ तार लेखन, पत्र लेखन, मैं चाह रहा हूँ आज पहले इस पे बात हो जाए। एक ही दिन में सारे खत्म करने हैं, मैं तो सोचा एक दिन में एक आराम तसल्ली से लिख के देखिए बहुत। हाँ, आप चाहें तो 2 लेटर खत्म कर देंगे आज। हाँ, 3 करा देते हैं, चलिए। तो यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, फॉर्मेटिंग, और दूसरा नीचे वाली लाइन में यहाँ आज्ञा से जरूर लिखना, यहाँ पे भवदी आ जाएगा, ये आपको किताब में नहीं मिलेगी चीज, मैं वहां फोकस कर रहा हूं जो किताबों में नहीं है। जनरली किताब में कोई एक फॉर्मेट छाप देते हैं, वो हमने ओरिजिनल फॉर्मेट लिया है जो सरकारी पत्र एग्जैक्ट होते हैं, क्योंकि आज्ञा से का मतलब किसी और की जगह कोई उससे जूनियर अधिकारी साइन करेगा। जब यहाँ पर आप विशेष सचिव के साइन करेंगे तो यहाँ अंडर सेक्रेटरी के साइन होंगे, यहाँ पे आप विशेष सचिव के साइन कर रहे हो, यहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के नहीं कर सकते, या उससे सीनियर अधिकारी के नहीं कर सकते साइन। अगर ये किया तो पकड़े जाएंगे। यही देखना चाहते हैं वो आप में इतनी जानकारी है या नहीं है। नहीं लिखना है, वो डिपेंड करेगा कि आपसे पूछा क्या, हो सकता है वो एक कोई घटना देके आपको सरकारी पत्र लिखवाएं। हाँ, अगर वो घटना देके लिखवाते हैं, एक तो होता है इसका प्रारूप प्रस्तुत करें, नहीं प्रारूप भी आता है कई बार, जैसे उन्होंने प्रारूप कब पूछा जाएगा कि जब उन्होंने पत्र में आपसे ज्यादा चीजें पूछी, जैसे वो कहेंगे कि सरकारी और असरकारी पत्र में अंतर बताते हुए सरकारी पत्र का नमूना प्रस्तुत कीजिए, तब आप नमूना ये वाला प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने कोई घटना दी कि ये ऐसा है, कुंभ मेला लगने वाला है, मुख्य सचिव की तरफ से जिलाधिकारी इलाहाबाद को एक पत्र जारी करिए जिसमें ये चीजें हों, तब आपको पत्र लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको काखा गा लिखना पड़ेगा, हाँ नाम की जगह, ठीक है। तब आप पूरा एक फॉर्मेट बना के देंगे जिसमें ये भी लिखा होगा मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है। हाँ, वो आपको देंगे परीक्षा, किससे किसको दिखा है अभी आपको देते हैं, कैसे कैसे आए हैं, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बचेगा नहीं कोई चीज, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। विकास, ये ध्यान देना है कि यहां पर आज्ञा से यानी इससे जूनियर अधिकारी यहां साइन करेगा, सेम अधिकारी, हमने इसीलिए वो फॉर्मेट लिखा दिया सचिवालय का कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। सबसे नीचे आंख बंद कर कुछ भी भूल जाए, अंडर सेक्रेटरी की साइन कर दो नीचे, चल जाएगा।
लेकिन आप स्पेशल सिक्योरिटी की नहीं कर सकते साइन। बाकी लोगों से हटके देखिए, एक तो संलग्नक ये कोई नहीं लिखेगा, जनरली बच्चे किताब कॉपी करते हैं और जो किताबों में लिखा है वहां संलग्नक नहीं लिखा होगा आपका। और यहाँ पर पृष्ठांकन संख्या नहीं डालते हैं बच्चे, किसी किताब में नहीं पड़ी हुई होगी, आप देखिए, है ना। ये तद दिनांक इस तरीके से लेटर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर एक प्रारूप बनवाते हो आप इसी तरह से प्रारूप बना दीजिए फटाक से। समय आपके पास होगा नहीं, 5 मिनट होते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा होता है हिंदी में, उसमें व्याख्या करवाता है, संक्षेपण, 3-4 अंडरलाइन शब्दों की व्याख्या, तो उसमें हाथ पैर फूलने लगते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसको 2-3 बार पढ़ा जाता है और पढ़ने में ऐसा लगता है यार हमारा समय तो बहुत निकला, अभी तो हमारी कलम भी नहीं शुरू हुई। और अगर आपने बिना सोचे समझे कलम शुरू कर दी तो आपका सवाल गलत होने की संभावना है। कम से कम 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर एक जगह राहत आती है जब उसका शीर्षक पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का होता है, तो एक लाइन में 5 नंबर मिल जाते हैं, वो समय बचता है। फिर यहाँ पे ये क्या करते हैं, जनरली 2 पत्र एक साथ पूछ लेते हैं, एक सरकारी और एक अर्ध सरकारी में अंतर बताते हुए। तो बहुत लगता है कि अब समय है नहीं, समय जा रहा है बहुत तेजी से, लेकिन आपके दिमाग में है, आप आंख बंद करके कहाँ मालूम है कि हमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता हमारे इस लेटर में, बस वो चीज़ डिलीवर करते चले जाइए, ये हो जाएगा। अब आइए, उपरोक्तानुसार वो शॉर्ट कट है, नंबर क्यों कटवाओगे अपना एक आध, 1 मिनट लगेगा, डाल दीजिए 1 2, कुछ नहीं, एक ही लिख दीजिए। अगर उपरोक्तानुसार लिखना है तो संलग्नक यहाँ पे लिख दीजिए उपरोक्तानुसार। उपरोक्तानुसार तब होगा जो ऊपर हम लिखते चले आए, पैराग्राफ संलग्नक 1, संलग्नक 2, ये हमें फिर लेटर में लिखना पड़ेगा, तब उसके अनुसार प्रतिलिपि नीचे होती है। सीधा सीधा आप रखिए, इसमें ज़्यादा झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। संलग्नक जरूरत के हिसाब से, और नहीं, संलग्नक का मतलब होता है कि जैसे हमने किसी पुराना संदर्भ दिया कि फलाने दिन का वो लेटर जो प्रमुख सचिव द्वारा लिखा गया था इस दिनांक को, उसका संदर्भ ग्रहण करें, तो रिमाइंड संलग्नक। अब जैसे कई बार क्या होता है, संलग्नक कहाँ आते हैं ज़्यादातर, जो सर्कुलर भेजे जाते हैं, सर्कुलर में संलग्नक आवश्यक हो जाता है एक तरीके से। सर्कुलर में क्या है कि वो जब एक ही सूचना कई विभागों को एक साथ देनी होती है, तो वो लेटर जो ऊपर से आया वो एज इट इज अटैच कर दिया जाता है और वो नीचे अटैच करके भेज देते हैं। जैसे हम लोगों के लेटर आते हैं तो उसमें कई सारे लेटर आते हैं, शासन से क्या आया, उससे जिलाधिकारी का लेटर, डीआईएस का लेटर, 3-4 लेटर उसके साथ चले आते हैं, पहले कब कब लेटर जारी हुए, तो वो संलग्न उसके साथ होते हैं। आप उनमें से पढ़ लीजिए कि उन्होंने किस क्रम में कौन सा लेटर जारी हुआ है। हाँ, तो संलग्न की जरूरत नहीं है, संलग्न हर एक जगह जरूरी नहीं है, वो तो इसलिए कि थोड़ा सा एग्जामिनर को और इम्प्रेस करने के लिए, जो हमें मौका मिला है, एग्जामिनर आप जितना इम्प्रेस कर लेंगे उतना ही नंबर उसकी कलम से निकलेंगे। फिर पता है क्या देखता है एग्जामिनर, एग्जामिनर 2 बार मूल्यांकन करता है आपकी कॉपी का। एग्जामिनर ने जैसे आपकी कॉपी उठाई और उसने नंबर दिया आपको 70-75%, ठीक है, अच्छी कॉपी लगी, बहुत बढ़िया कॉपी लगी, फिर वो और कॉपी देखे, फिर और कॉपी में उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी जिससे आपके नंबर उसने 10 नंबर कम किए थे या 5 नंबर कम किए थे। एग्जामिनर को लगा शायद कोई बच्चा ये बात लिखे, जब सारी कॉपी में किसी ने नहीं लिखा फिर वो आप पहली वाली उसको और 5 नंबर बढ़ा देता है, ऐसा भी होता है। तो जब आप पूरी तरह से एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं तो वो कहीं से भी नंबर कट नहीं करते, आपकी कंजूसी नहीं करते। कॉपियों में एक बार मूल्यांकन हो गया, फिर देखा बाकी कॉपियों में हम जो नंबर दे रहे हैं उससे ये लड़का ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है, तो फिर उसमें नंबर आपके बढ़ा देते हैं वो। तो इस तरह से एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का आपके पास मौका जो पहली बार दे रहे हैं, आप ये मान के चलिए यही मेरा फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट है, हो सकता है आप एसडीएम हो जाएं, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हिंदी की वजह से आपके नंबर बढ़ेंगे। आप देखिएगा हिंदी आपको ऊपर ले जाएगी। अब आप देखिए ओरिजिनल फॉर्मेट सरकारी पत्र का, ये देखिए संख्या
संख्या कई बार काफी बड़ी होती है, जैसे ये वित्त विभाग द्वारा लिखा आय व्यय अनुभाग 1 ई पत्र, ये दिस एंड दैट, ये उनकी फाइलिंग के लिए है, उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, प्रेषक कॉमा आलोक दीक्षित कॉमा विशेष सचिव कॉमा उत्तर प्रदेश शासन फुल स्टॉप, यही फॉर्मेट बताया आपको। सेवा में कॉमा समस्त विभागाध्यक्ष, ये इन्होंने एक सर्कुलर फॉर्म में दिया है इसको, ये समस्त जहां जहां लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे विषय से ठीक पहले वित्त आय व्यय अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 31 मार्च, अभी करते हैं। तो ये यहाँ से पहले ये दिखाया था, ये संख्या आ गई आपकी लखनऊ, ये आ गया, ऐसा ही फॉर्मेट था। फिर आया प्रिय महोदय कॉमा, अगली लाइन में थोड़ा सा आगे हटके। अब आप देखिए कि पहले पैराग्राफ को कोई नंबर नहीं दिया गया, यहां तक इनकी पहली बात हुई। वित्तीय वर्ष 25-26 के आय व्यय अनुदान की मांग विधानमंडल द्वारा पारित हो चुकी है तथा वित्त आय व्यय अनुभाग 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतने इतने दिनांक 27 मार्च 25 शासनादेश वेबसाइट पर उपलब्ध है, द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव एवं सचिवालय के समस्त अनुभागों को वित्तीय वर्ष 25-26 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी किए जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। यानी ये पहली बात हो गई, भूमिका हो गई। अब दूसरा पैराग्राफ इन्होंने नंबर 2 दिया, देखिए पहले पे कोई नंबर नहीं दिया है। ठीक है, उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, देखिए ये चीज, जो भी भाषा हो, कहने का मतलब सेकंड पैराग्राफ से नंबर दिया जाएगा, पहले पैराग्राफ कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। और ये लाइन महत्वपूर्ण है, मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ, पहले मैं भूमिका देते हैं, फिर ये वगैरह वगैरह। और चूंकि एक ही अधिकारी है तो यहाँ पर आलोक दीक्षित विशेष सचिव है, तो यहाँ पर भी विशेष सचिव का ही साइन है, एक ही जगह, इसमें कोई प्रतिलिपि नहीं है, कोई प्रस्थांकन वगैरह कुछ नहीं है। एक फॉर्मेट तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट देखिए, ये आया है विशेष सचिव स्पेशल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश शासन, विशेष सचिव रैंक में 5वें नंबर पे है स्पेशल सेक्रेटरी, इन्होंने लिखा है। अब देखिए पहला पैराग्राफ, यहाँ पर भी वही है, संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, पत्रांक संख्या कोने में संख्या 543 ऑब्लिक 2000, महत्वपूर्ण लिख दिया है यहाँ पे। मक्खी भी आगे पीछे कर सकती है इसको। ये इन्होंने विषय दे दिया पूरा बड़ा सा, और ये ध्यान रखना इसके ठीक सामने होता है स्थान और दिनांक, लखनऊ मई। ये दिनांक जनरली इस तरह से लिखा जाता है, जैसे 3 मई है तो 3-5 नहीं लिखा जाएगा, 3 मई को शब्दों में लिखा जाएगा। ये बात यहाँ पे हो गई। फिर उन्होंने कहाँ लिखा है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, ये संदर्भ दे रहे हैं पैराग्राफ, इसमें कई काफी बड़ा लेटर है, 2 3 4 5 एर्थ में आता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ऊपर उन्होंने इतनी चीजें संदर्भ में दी, तब यहाँ पे आए कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट अधिनियम में, यानी पढ़ाई जो हो रही है उसके घंटे बढ़ाए जाएं, पढ़ाई कम हो रही, ये करके। अब देखिए यहाँ पे पहला सिग्नेचर है उमेश चंद विशेष सचिव, ऊपर वाले लोगों के लिए। प्रतिलिपि इतने लोगों की जाएगी, उसमें आज्ञा से संजय कुमार अनुसचिव अंडर सेक्रेटरी, यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी के साइन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भेजना रहेगा, इनका काम है डिस्पैच करो। मेन लेटर इनका साइन हो गया, ठीक है। और जब ये ऊपर साइन है तो यहां पर ये संख्या नहीं पड़ेगी, यहां ध्यान रखना है आपको। सिग्नेचर ऊपर है तो पत्रांक भी ऊपर होगा, और जब सिग्नेचर यहाँ पर डैश है, यहाँ पर साइन है, तो फिर यहाँ पर संख्या आएगी, ऊपर नहीं पड़ेगी, ऊपर डैश कर दिया जाएगा लेटर में।
तद दिनांक, यानी यहाँ दिनांक डालेंगे, तद दिनांक मतलब वही दिनांक जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये एक लेटर देखिए और आया है कि और आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, तो ज्यादातर जगह निर्देश शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। निर्देश मतलब डायरेक्शन हुआ है। ठीक है, निर्देश मतलब जो डायरेक्शन, जिस चीज का जो निर्देश है कि आपको ये काम करना है, वो हो गया निर्देश। निर्देश और निर्देश में अंतर समझ गए? हाँ, नहीं नहीं नहीं, फॉलो करना है वो निर्देश है। जैसे कोई निर्देश जारी करने का निर्देश हुआ है कि हम वो निर्देश जारी कर दें, हमें डायरेक्शन हुआ है निर्देश जारी करने का। नहीं समझे? निर्देश, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, यानी मुझे यह कहने का अधिकार मिला है, हमको डायरेक्ट किया गया है कि हम आपको निर्देशित करें। निर्देश क्या है कि ऐसा ऐसा ये करना है, आपको आपको अपने विद्यालय का समय इतने बजे से इतने बजे तक बनाना है, ये हो गया निर्देश। जैसे उदाहरण, कॉलेजों का उदाहरण दिया जाए तो 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक विद्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक, 1:30 बजे तक होगा। ये निर्देश हो गया। और ये निर्देश कौन दे रहा? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि ये उपक्रम में अपने विद्यालयों का समय बदलें, ये निर्देश हो गया। तो जो भाषा जिस संदर्भ में लेटर जारी किया वो तो निर्देश हो गया, और जो कर रहा है वो निर्देश हो गया। ये इसकी भाषा है, ये इसका फॉर्मेट है, और ये हमने कैसे, क्या क्या सरकारी पत्र क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या, महत्व जरूर लिखिएगा, इसकी विशेषताएं, पत्र की संरचना, पीडीएफ पे सब है सर? हाँ, पीडीएफ पे सब है। और फिर विशेष ध्यान देने योग्य बातें कहाँ कहाँ, और उसके बाद ये फॉर्मेट। और आपको ध्यान ये देना है, ये पूरे ओवरऑल जो भी आप एग्जाम देंगे हर पेपर में, कि आप पंक्चुएशन का ध्यान रखो, पैराग्राफ इसी तरह चेंज करें। जैसे कोई लाइन लिखी तो पूरी लाइन यहाँ तक आएगी, एक फिर जहां जहां पैराग्राफ चेंज करेंगे वो लाइन आधी कट होके फिर अगली लाइन पूरी हो जाएगी। पैराग्राफ एक जगह, पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जहां आपकी एक बात समाप्त हो गई, अब अगली बात आपको अगले पैराग्राफ से कहनी है। एक चीज, जैसे आप कुछ चाहे निबंध लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, निबंध में चीज बहुत देखी जाती है, एक चीज एक जगह कंप्लीट, फिर वही बात आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा। आपने कोई समस्या, मान लीजिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई चीज़ें बता रहे हैं, अगर आपने सोशल प्रॉब्लम बताना शुरू किया या सामाजिक बातें कर रहे हैं, एक जगह खत्म करिए, फिर आर्थिक शुरू होंगी एक जगह, अगले पैराग्राफ है राजनीतिक एक जगह, फिर आर्थिक में राजनीतिक सामाजिक ये नहीं घुसाएंगे बीच में, इसीलिए पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ का मतलब ही एग्जामिनर, अच्छा हाँ, एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं, थोड़ा सा उन्हें स्टार्टिंग देखा, फिर पैराग्राफ पे ही देखते हैं वहीं वहीं कि अब यहाँ क्या बात कह रहा है बच्चा, यहाँ क्या बात कह रहा है, ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसकी डिमांड क्या है, पैराग्राफ वाइज आप बात कह रहे हैं, कितने तरीके से इसके तरीके हो सकते हैं। तो पैराग्राफ पे जहां आपका ब्रेक होगा वहां जरूर देखेगा एग्जामिनर, इसलिए उन जगह आपको विशेष नजर रखनी है। और एक चीज आपको और जरूरी बता दें, छोटी छोटी चीजों से आप नंबर बढ़ा सकते हैं। देखिए कि जब आप कॉपी लिख रहे हैं, कॉपी का फॉर्मेट आपको पता ही है, एक बार हमने बताया था, ऐसा ही होता है। यहाँ पे आपने डाला प्रश्न, संख्या जो भी उसकी वो है, उत्तर। अब आपने जो लिखना शुरू किया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, जनरली 8 या 9 शब्द आते हैं एक लाइन में, जिससे आपका कैलकुलेशन भी हो जाता है कितने शब्दों में आप आंसर दे रहे हैं। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज किया,
अगला पैराग्राफ, फिर चेंज किया। तो ये जो चीज़ें ये एक लाइन में होनी चाहिए जहाँ से पैराग्राफ चेंज हो रहा है। अब एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा वो पंक्चुएशन देखेगा कहाँ कॉमा है। मान लीजिए उसने आपकी एक गलती पे गोला बनाया, ये गलती हिंदी के पेपर में हिंदी स्पेलिंग मिस्टेक, जितनी ज़्यादा गोले बन जाएंगे उतना ही इंप्रेशन खराब हो जाएगा। कॉमा ही सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपका फुल स्टॉप, कहाँ अर्धविराम, पूर्ण विराम, ये आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। नहीं किया हो, ये हमने वैसे क्लास ली है इस पे, पहले शुरुआत में पंक्चुएशन की क्लास पहले ली थी। जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, नहीं तो आप लोग के पास ये तैयार होगा मेरे ख्याल से, अगर कहीं जरूरत होगी तो बताइएगा। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं 15 मिनट की बातचीत में, ये जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना, ये 3 तरीके से होता है, 3 तरह से पर्सनालिटी बनती है। एक आपका सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है, एक शारीरिक पक्ष होता है, एक होता है मनोवैज्ञानिक पक्ष। तो जो आपसे 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले होते हैं आप कहाँ से किस बैकग्राउंड के हैं, आपका एकेडमिक करियर क्या है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके कोई खास नंबर नहीं होते, बस आपको जैसे पूछे जाते हैं। फिर नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, फिर आते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। यानी पहले आपके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन होते हैं, फिर होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर, फिर होते हैं नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, और लास्टली होते हैं मनोवैज्ञान हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा नंबर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको एक समस्या दी जाएगी, आपसे पूछा यदि आप एसडीएम होते तो क्या करते, क्या निर्णय लेते। उन शब्दों के जब आप जवाब देते तो आपका मनोवैज्ञानिक पक्ष निकल के आता है, ओवरऑल पर्सनालिटी। फिर वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, वाह वाह क्या बात कही, वेरी गुड। फिर आपके जाने के बाद जब अगला 5 मिनट में आएगा तब तक डिसीजन लेते कितने नंबर दिए जाए। सब लोग कहते हैं सर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। जैसे एक सवाल कोई आता है, मान लीजिए आप गलत जवाब जानते नहीं हैं, तो आप मुस्कुरा कहते हैं सॉरी सर, मैं पढ़ नहीं पाया, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है, मैं सॉरी बोलता हूँ। उन्हें लगता है बिल्कुल बच्चे ने सरेंडर कर दिया हमारे सामने। कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत तर्क पे नहीं सर हमने तो ऐसे पढ़ा है, आपका एटीट्यूड बता देता आप कैसे बात कर रहे हैं। जैसे आपने उनकी बात, उन्होंने कहा ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं सर मैंने तो ऐसे पढ़ा है, इसका मतलब आपके अंदर जो मैं वाली बात आई, तो आप बड़ों को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। सरेंडर कर दिए, दोनों हाथ एकदम खड़े कर दिए, सर आप ही महान हैं, बस आप ही भाग्य विधाता हैं, खुश हो जाएंगे वो। तो आपको पूरी तरह इंप्रेस करके आना। फिर बाद में कहते सर व्यवहार बहुत अच्छा है, बड़ा पोलाइट है। ऐसे बच्चे क्या है कि बड़ी बड़ी मुसीबतों से समाधान ढूंढ लेते हैं।